हेलो स्टूडेंट्स, गुरु कृपा के इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमने माउथ का अध्ययन किया था। माउथ के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर ओस्ट यानी कि लिप्स पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ द्वार के रूप में खुलता है। ठीक है, इसका विस्तृत अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने मुख गुहा के बारे में देखा था। मुख गुहा के दोनों ऑर्गन्स, जीभ और दांत का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज अपने जो बात कर रहे हैं आहार नाल की, आहार नाल का जो आगे वाला जो अंग है वो है ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी, जिसे कहा जाता है फेरिंग्स। क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य ये है कि अपने इस लेसन के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर लगातार पॉइंट टू पॉइंट ऑर्गन से चल रहे हैं। सबसे पहले हमने आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल को पढ़कर के बाद में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। अपने सबसे पहले बात करते हैं अपने माउथ की। माउथ को क्लियर कर लिया था आहार नाल में, बाद में मुख गुहा को क्लियर कर लिया था। आज अपने फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और ओइसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ा जाएगा। आहार नाल को कंप्लीट करने के बाद में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने बात कर रहे हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स की संरचना होती कहाँ पर है? जहां पर मुख गुहा कंप्लीट होती है। जैसे ही मुख गुहा यहाँ पर आकर के कंप्लीट होती है, ठीक है, मुख गुहा से जुड़ता हुआ जो भाग होता है यहाँ पर, ये जो स्थान है, ठीक है, ये जो स्थान है, ये स्थान क्या कहलाता है? फेरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फेरिंग्स कहलाता है। विशेष बात क्या है कि जैसे ही मुख गुहा को पूरा किया जाता है, जैसे ही जीभ का प्रारंभन होता है, उसी स्थान पर यानी कि श्वसन मार्ग और ग्रास मार्ग दोनों का जो संयुक्त स्थान है, वो स्थान कौन सा होता है? फेरिंग्स। कई बार पूछा जाता है फेरिंग्स क्या होती है, ग्रसनी क्या होती है? तो श्वसन मार्ग और ग्रास मार्ग का दोनों का जो संयुक्त स्थान होता है वो क्या कहलाती है? फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी कहलाती है। अपने बात करते हैं ग्रसनी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे मुख गुहा को पीछे की तरफ लेकर के जाएं तो वहां पर अपने नासा के जो छिद्र है, आंतरिक नासा छिद्र, वो जहां पर खुलते हैं वो ग्रसनी में खुलते हैं। इसके साथ ही मुख गुहा का अंतिम शिरा, मुख गुहा का अंतिम शिरा, ये भी कहाँ स्थित होता है? ग्रसनी में ही खुलता है। ठीक है, तो अपने ग्रसनी को किस तरह से कह सकते हैं कि यह श्वसन मार्ग व ग्रास मार्ग, या कह सकते हैं भोजन मार्ग, भोजन मार्ग का संयुक्त स्थान है, संयुक्त स्थान है। ठीक है, फेरिंग्स क्या होती है कि यह श्वसन मार्ग व ग्रास मार्ग यानी कि भोजन मार्ग का क्या है? संयुक्त स्थान होती है ग्रसनी। अब ग्रसनी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में ग्रसनी को बांटा गया है। ठीक है, विभाजित किया गया है। ठीक है, इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 क्षेत्र? देखो, अपने सबसे पहला अपने ऊपर से बात करेंगे यहां से। ठीक है, कि ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, यहां पर जो स्थान है अपना ग्रसनी वाला जो क्षेत्र है, इसका ऊपरी भाग, जिसे अपने कहेंगे नेजोफेरिंग्स। क्या कहा जाएगा? नेजोफेरिंग्स, यानी कि नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। इसका अर्थ ये हो गया कि आंतरिक नासा छिद्र जहां पर आकर के खुलते हैं उसे क्या कहेंगे? नासा ग्रसनी। इंग्लिश में इसको कहा जाता है नेजोफेरिंग्स। क्या कहा जाता है? नेजोफेरिंग्स। ये कंठ वाली जो स्थिति आती है ना, यहाँ पर ऊपर वाले चेहरों में जो नासा मार्ग है, वो नासा मार्ग के आंतरिक जो छिद्र होते हैं वो जिस स्थान पर खुलते हैं उसे कहते हैं नासा ग्रसनी। ठीक है, नासा ग्रसनी के अंदर अपने बात करते हैं कि कहाँ पाई जाती है, तो ये अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर ग्रसनी का पृष्ठ भाग यानी कि मुख गुहा का अंतिम पृष्ठ भाग, पृष्ठ किसे कहता है? ऊपरी भाग को, यहाँ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। ठीक है, दूसरे आते हैं अपने पास, इसे कहा जाता है अपने दूसरा अपने ओरोफेरिंग्स। क्या बोला जाएगा? ओरोफेरिंग्स, यानी कि मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। इसे क्या कहते हैं? मुख ग्रसनी, जिसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स। ये अधर तल पर होती है। जैसे ही जीभ का अंतिम भाग, जीभ का जहां से स्टार्ट किया जाता है, जीभ को अपने लास्ट वाला जो पार्ट होता है जीभ का,
ठीक है, वहां पर अधर तल पर स्थित होती है। ठीक है, इसमें मुख गुहा का अपने कह सकते हैं अंतिम जो भाग है, अंतिम सिरा है, वो पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर मुख गुहा का अंतिम सिरा जहां पाया जाए तो वो कहलाएगा मुख घर्षणी। और नासा छिद्रों का अंतिम सिरा जहां पाया जाता है, जिसे अपने आंतरिक नासा छिद्र कहा जाता है, वो कहां पर पाई जाती है? नासा घर्षणी में पाए जाते हैं। तीसरा अपने पास आता है, वो कौन सा है? सबसे लास्ट वाला, कंठ घर्षणी। कौन सी होती है? कंठ घर्षणी। यहाँ पर कंठ की स्थिति पाई जाती है। किसकी स्थिति पाई जाती है? कंठ की स्थिति पाई जाती है। इसे कहा जाता है लेरिंजो फेरिंग्स। ठीक है, इसे कहा जाता है लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो तीन भाग है घर्षणी के हमारे। ठीक है, जहां पर श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग दोनों का संयुक्त स्थान होता है, वो स्थान घर्षणी कहलाती है। और घर्षणी के अंदर कौन कौन से तीन भाग है? नासा घर्षणी, जो घर्षणी का पृष्ठ भाग होता है, जहां पर नासा आंतरिक नासा छिद्र आकर के खुलते हैं। दूसरा है मुख घर्षणी, मुख गुहा का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अधर तल पर होता है, ये क्या कहलाता है? मुख घर्षणी क्षेत्र कहलाता है। और तीसरी है कंठ घर्षणी, जो सबसे नीचे के भाग में जो इसको घेरे हुए क्षेत्र पाया जाता है, वो कहलाता है कंठ घर्षणी। ठीक है, इसके अंदर वाक तंतु पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कौन से तंतु पाए जाते हैं? वाक तंतु पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वाइब्रेशन होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और ये कंपन ध्वनि का रूप लेते हैं। कब लेते हैं ये ध्वनि का रूप? जब ये कंपन पूर्ण रूप से कंपायमान हो जाते हैं। और शब्दों का उच्चारण कब होता है? जब जीभ त्वचा, अपने कह सकते हैं जो जीभ संरचना के बारे में पढ़ा था, वो जीभ जब हमारे दांत, तालु, ठीक है, ओष्ठ या मूर्धन्य के रूप में आवाज निकलती है, तब ये शब्दों में उच्चारित होने लगती है। ठीक है, तो शब्द का उच्चारण या आवाज का उच्चारण किस तरह से होता है कि वाक तंतु के द्वारा कंपन उत्पन्न होते हैं। और जीभ जब इन अंगों से टकराती है, किस किस से? दांत से, तालु से, ओष्ठ से या मूर्धन्य के रूप में या हवा के रूप में ये एक आकार बना करके निकालती है, तो इससे अपने शब्दों का उच्चारण होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे बात समझ में? तो इन तीन भागों को हम घर्षणी के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात और है, संरचना के रूप में देखें कि घर्षणी को कैसा समझा जाए, घर्षणी को किस तरह से समझा जाए। तो अपने एक देखते हैं, ट्राई करके बना लेना, लिख लेना इसको। अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एक बार मिटा देती है मैंने। अब इसके बाद में देखते हैं अपने यहाँ पर कि यहाँ पर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, मुख गुहा को जैसे ही अंतिम सिरे पर खुल के देखना, अंदर दो छिद्र पाए जाएंगे। ये दोनों छिद्र और कुछ नहीं होते, श्वास नली और ग्रास नली के छिद्र हैं। श्वास नली और ग्रास नली के छिद्र हैं। और इसके ऊपरी सिरे पर एक ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है। इस ढक्कनुमा संरचना को कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। ठीक है, घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन क्या कहा जाता है इसे? घाटी ढक्कन। हिंदी में इसको घाटी ढक्कन कहते हैं और इसको इंग्लिश में एपिग्लोटिस कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं आगे की ओर। तो जैसे ही मुख गुहा का अंतिम सिरा जब घर्षणी में आता है, ठीक है, तो घर्षणी के अंदर दो छिद्र दिखाई देते हैं। दोनों छिद्र किसकी ओपनिंग है, किसकी शुरुआत है? एक तो श्वास नली की शुरुआत है और एक ग्रास नली की शुरुआत है। ठीक है, ये श्वास नली की शुरुआत है, प्रारंभ है ये। ठीक है, श्वास नली का द्वार बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको बोला जाता है ग्रास नली का। ठीक है, ग्रास नली का द्वार कहा जाता है। ठीक है, किसको? इसको। और ये है ग्रास नली और ये है श्वास नली। दोनों की ओपनिंग एक स्थान पर ही हो रही है, एक जगह पर ही हो रही है। तो घर्षणी के अंदर भी ये विशेष बात है, इसीलिए इसको कहा जाता है श्वसन मार्ग और ग्रास मार्ग का संयुक्त स्थान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही दोनों के दोनों द्वार खुलते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। अब इन दोनों द्वारों के नाम क्या है, ये भी जरूरी होने चाहिए। ठीक है, श्वास नली का जो द्वार होता है ये कहलाता है घाटी। क्या कहलाता है? घाटी, जिसे अंग्रेजी में ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्लोटिस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ग्रास नली की ओपनिंग है, इस ग्रास नली की ओपनिंग को कहा जाता है, ध्यान से देखना, ग्रास नली की जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है निग्गल द्वार। क्या कहा जाता है? निग्गल द्वार, जिसे गुल्लेट कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? गुल्लेट। ठीक है, अब दोबारा सुन लें एक बार
श्वास नली और ग्रास नली के द्वार दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं? फेरिंग्स में पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, मुख गर्षणी के अंदर है ये स्थिति, इसमें है मुख गर्षणी के अंदर। ठीक है, श्वास नली और ग्रास नली दोनों क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? दोनों के द्वार फेरिंग्स में पाए जाते हैं। श्वास नली का जो द्वार है वो घांटी कहलाता है और ग्रास नली का जो द्वार है वो क्या कहलाता है? निग्गल द्वार। कई बार सुना ना, घांटी, घांटी दबाना यानी कि हवा को रोकना। ठीक है, तो ये घांटी द्वार हो गया, ये कौन सा द्वार हो गया? ग्रास नली का निग्गल द्वार। निग्गल द्वार निगलना। ठीक है, ठोस पदार्थ को निगला जाएगा और हवा वाली वस्तु को घांटी के माध्यम से श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आकर के खुलते हैं दोनों के दोनों नासा छिद्र। ठीक है, ताकि शुद्ध वायु को तो अंदर ग्रहित कर सके और CO2 युक्त वायु को हम क्या कर सके? बाहर निकाल सके, एक्स रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, और घाटी ढक्कन क्या काम करता है? जैसे ही कोई भोजन का निवाला, क्योंकि निवाला मैंने बताया था कब कहलाता है? बोलस कब कहलाता है? जब लार रस उस भोजन के टुकड़े के साथ संयुक्त होकर के वो लुगदीनुमा संरचना बन जाती है, उसे निवाला कहते हैं। जब ये भोजन का निवाला इस ग्रास नली में प्रवेश करता है, उस समय घाटी ढक्कन किसको ढक देता है? श्वास नली को। ठीक है, उस समय घाटी ढक्कन किसको ढक देता है? श्वास नली को ढक देता है, ताकि भोजन का जो निवाला है वो आसानी से किसमें जा सके? ग्रास नली में जा सके। किसमें पहुंच सके? ग्रास नली में पहुंच सके। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में अपने क्या करते हैं, क्या है कि भोजन जल्दी जल्दी लेते हैं। ठीक है, या कहीं और अपना ध्यान होता है या किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, उस समय हमारा ये जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो सही तरह से सूचनाओं को नहीं पहुंचा पाता है भोजन के निवाले को अंदर ग्रहण करने के लिए। उस समय एपिग्लोटिस सही तरह से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण भोजन का कोई छोटा सा अंश इस श्वास नली में चला जाए तो श्वास नली की आंतरिक दीवारों पर पक्षमाभी संरचनाएं पाई जाती है, जो अति संवेदनशील होती है। कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? पक्षमाभी संरचनाएं। पक्षमाभी संरचनाएं कैसी होती है? देखो, इस तरह की होती है, बालनुमा संरचनाएं होती है श्वास नली में। और जैसे ही कोई भोजन का अंश इससे टकराता है तो ये उद्दीप्त हो जाती है, इनमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें लगातार खांसी आती रहती है और खांसी आने के कारण वापस यहाँ से भोजन का अंश किस में आ जाता है? मुख गुहा में आ जाता है और बाद में किस में आता है? निगल द्वार में। इसलिए भोजन करते समय कम बातचीत करनी चाहिए, अपना ध्यान एकाग्र रख करके भोजन को करना चाहिए, ताकि भोजन के छोटे छोटे अंश यदि इस तरह से श्वास नली में चले जाए तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि कई बार ज़्यादा मात्रा में खांसने से ये झिल्लियाँ होती है विशेष प्रकार की, उपकला स्तर होता है, यदि ये फट जाए या टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो इनसे रक्त का स्त्राव होता है। रक्त का स्त्राव डायरेक्ट, फिर आपको पता है गुरुत्वाकर्षण के कारण वो तो नीचे ही जाएगा, और नीचे जाएगा तो किस में जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। वायु कोशिकाएं होती है जिसे अपने एल्वियोलाई कहते हैं, ये एल्वियोलाई फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है और श्वास मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। छोटी सी बात ये, लेकिन ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। इसलिए अपने जब भी भोजन करें तो बिल्कुल ही शांत होकर के भोजन करना चाहिए। निगल द्वार के द्वारा भोजन के निवाले को किसके अंदर पहुंचा दिया जाता है? ग्रास नली के द्वारा। अब दूसरी बात, गर्षणी की जितनी भी पेशियां हैं, गर्षणी के अंदर जितनी भी पेशियां पाई जाती है वो पेशियां कैसी होती है? ऐच्छिक पेशियां होती है। कौन सी पेशियां होती है? ऐच्छिक पेशियां होती है। ऐच्छिक पेशियों का अर्थ हो गया इसका कंट्रोल है हमारे पास। ठीक है, इसका कंट्रोल है हमारे पास, हम अपनी इच्छा अनुसार इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। अब अपने नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं, जो कौन सा है? ओइसोफेगस यानी कि ग्रास नली। ठीक है, या फिर कह सकते हैं गर्शिका। अब एक बात और विशेष ध्यान रखनी हो, कई बार कंठ गर्षणी में अपने संक्रमण हो जाता है। ठीक है, वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है, तो इस स्टेज को कहा जाता है लेरिंजोफेरेंजाइटिस। इसको कहा जाता है जब कंठ गर्षणी में क्या हो जाए? संक्रमण हो जाए। यहाँ पर कंठ गर्षणी में यदि संक्रमण हो जाए तो उस रोग को कौन सा बोलते हैं? लेरिंजोफेरेंजाइटिस बोला जाता है। और इसकी पेशियां कैसी होती है? गर्षणी की ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे का ऑर्गन अपने देखेंगे, अपने आहार नाल का, ओइसोफेगस यानी कि गर्शिका। सब बच्चे विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि ये जो सिलेबस है ये सीनियर लेवल का चल रहा है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ साथ में इनका अध्ययन करते रहें, रिपीटेशन करते रहें, रिवाइजन करते रहें, ताकि आपको आसानी होगी पढ़ने के अंदर।
अपने आगे का पॉइंट देखते हैं, गर्शिका, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस गर्शिका। गर्शिका की बात की थी मैंने कि गर्शनी का जो ग्रास मार्ग है वो क्या कहलाता है, गर्शिका कहलाता है। इसका ओपनिंग द्वार क्या कहलाता है, निग्गल द्वार, गुलेट कहलाता है। अब अपने बात करते हैं गर्शिका की। ये गर्शिका की संरचना होती है जिसका अंतिम सिरा कहां पर आके खुलता है, अमाशय में खुलता है। किसमें खुलता है, अमाशय में खुलता है। ठीक है, थैलेनुमा संरचना अमाशय में आकर के खुलता है। गर्शिका का अंतिम पार्ट, ये आगे का भाग हो गया निग्गल द्वार। अब सबसे पहले गर्शिका की जो ओपनिंग होती है ना, इसके चारों, इस छिद्र की जो पेशी है, इस छिद्र की जो मांसपेशियां होती है, ये भी कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। अब कई बार क्या होता है, भोजन के अंदर अपने कह सकते हैं जो पदार्थ नहीं आने वाले अभोज्य पदार्थ है, यदि वो पदार्थ अंदर आ भी जाते हैं भोजन को निगलते वक्त, और हम चबा रहे हैं, अचानक अपने को ऐसे महसूस होता है कि ये भोजन सही नहीं है, अपने लिए गलत है, और हम जैसे ही उसको निगलने का प्रयास करते हैं तो निगलने से पहले मुख, गुहा और गर्शनी के अंदर जितनी भी पेशियां होती है वो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, इसलिए हम उस भोजन को वापस बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस निग्गल द्वार से अंदर आ गया भोजन, उसके बाद में हमारा कंट्रोल नहीं है। उसके बाद में नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा और हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आगे वाला अमाशय है ये कंट्रोल करेगा। यदि इनके लिए उपयुक्त है भोजन तो भोजन आगे जाएगा, वरना वो वमन के द्वारा वापस बाहर आएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गर्शिका की जो ओपनिंग है, निग्गल द्वार है, इसकी जो पेशियां हैं वो कैसी पेशियां होती है, ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, इसके अलावा हमने गर्शनी की पेशियां देखी, वो भी कैसी थी, ऐच्छिक पेशियां थी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं ये संरचना कितनी लंबी होती है। ये नलिका रूपी संरचना होती है गर्शिका, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर से लगभग कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और जब इसकी बात की जाए कि इसके अंदर कैसे स्तर पाए जाते हैं, क्योंकि ये नलिका रूपी संरचना है ना, नलिका है तो इसका आवरण होगा, भित्ति तो होगी, दीवार तो है ना। ठीक है, कोई भी नलिका, जैसे मेरे पास ये मार्कर है तो मार्कर को मैं जैसे ही इसके अंदर वाले रिफिल को बाहर निकालता हूँ, जो अपने इंक डालते हैं, उसके बाद में इसका खुद का आवरण तो है ना, ये रहा। ठीक है, ये खुद का आवरण तो दीवार तो है, वैसे ही इसकी भी क्या होती है, खुद की एक दीवार है, नलिका रूपी संरचना है। ठीक है, भित्ति है इसकी भी। तो हम उस भित्ति को काट काट करके देखते हैं। जैसे ही हम इसका अनुप्रस्थ काटते हैं, जैसे हम इसका अनुप्रस्थ काटते हैं, इसको बीच में से काटते हैं, तो अपने को अंदर के 4 स्तर दिखाई देते हैं। इसकी दीवार में कितने स्तर दिखाई देते हैं, 4 स्तर। तो देखते हैं इसके चारों स्तर कौन कौन से हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। इसकी भित्ति की जब अपने बात करें तो इसकी अनुप्रस्थ सेक्शन से या ट्रांसवर्स सेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इसके चारों दीवारों को आसानी से देख सकते हैं, चारों परतों को आसानी से देख सकते हैं। और उसके बाद में अंदर वाली जो गुहा है उसका अध्ययन करेंगे कि भोजन का निवाला कैसे अंदर जाता है। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, कि भोजन का निवाला अंदर कैसे जाता है वो बाद की बात होगी। पहले अपने इसकी दीवारों को देखते हैं कि इसमें परतें कितनी पाई जाती है। आगे बात समझे, देखिए यहां पर मैं ब्रेकेबल कर देता हूं ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया। काट करके इसके कटे हुए भाग को मैंने यहां पर छोड़ दिया, इसके कटे हुए भाग को मैंने यहां पर छोड़ दिया। ये जो भाग है ये कटा हुआ है। अब इसके अंदर की जो परत देखते हैं तो हमें 4 परतें दिखाई देती है। कितनी परतें दिखाई देती है, 4। तो बाहर से लेकर के इस दीवार को अंदर तक लेकर के जाता हूं मैं। ठीक है, बाहर से लेकर के यहां तक, अंदर तक लेकर के आता हूं मैं, यहां तक। ठीक है, ये सबसे बाहरी परत होगी, ये सबसे आंतरिक परत होगी, और ये होगी गुहा, जिससे भोजन का निवाला अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, तो सबसे बाहर की जो परत होती है, ठीक है, सबसे बाहर की जो परत होती है इसे कहते हैं आंत्रांग। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, आंतरांग परत। और इसको विशेष रूप दिया गया सिरोसा। ठीक है, कौन सी परत होती है ये, सिरोसा। ठीक है, विसरल पेरिटोनियम होती है। ये कैसी होती है, विसरल पेरिटोनियम होती है, प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, प्रत्यास्थ संयोजी तंतुओं की बनी होती है।
प्रत्यास्थ संयोजी तंतुओं की बनी होती है। कौन सी परत? सबसे बाहरी परत, ठीक है। को क्या नाम होता है इस परत का? चार। एक बात बता देता हूं कि इनके अंदर, सभी के अंदर, छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर, गर्शिका के अंदर 4 सत्र जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि ये भी तो नलिका रूपी संरचना है, ये भी नलिका रूपी संरचना है, ठीक है। इसके अलावा अमाशय की भी 4 परतें पाई जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है? 4 परतों के नाम ध्यान रख ले वो अपनी। सबसे पहली परत कौन सी है इसके अंदर? गर्शिका के अंदर बात की थी शिरोसा। शिरोसा के बाद की दूसरी जो परत आती है, ये परत मान ली हमने यहां तक थी। अब यहां से दूसरी परत का जो स्थान आता है भित्ति के अंदर, ये कहलाता है बाह्य पेशी स्तर। ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दूसरी स्तर कौन सी आती है? बाहर से अंदर की ओर आ रहा हूं मैं, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर आ रहा हूं। पहला है शिरोसा स्तर। शिरोसा स्तर में प्रत्यास्थ संयोजी तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा स्तर आता है बाह्य पेशी स्तर। बाह्य पेशी स्तर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये बाह्य पेशी स्तर है। बाह्य पेशी स्तर के यहां तक का जो आवरण होता है, इसमें पाई जाती है अनुदैर्ध्य पेशियां। कौन सी पेशियां पाई जाती है? अनुदैर्ध्य पेशियां। अनुदैर्ध्य पेशियां का अर्थ है लंबवत खंबे नुमा पेशियां पाई जाती है इसमें, इस स्तर में, ठीक है। इस स्तर के बाहर की ओर कौन सी पेशियां पाई जाती है? अनुदैर्ध्य पेशियां। बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से होती है, ध्यान रखना, बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियां। इस तरह से अपनी लंबी पेशियां, बेलनाकार पेशियां लेंगे। इसमें जितनी भी पेशी कोशिकाएं होगी वो कैसी होगी? लंबी पेशियां होगी, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक आवरण बनेगा, इसके साथ ही जुड़ती हुई आंतरिक वर्तुल पेशियां। अंदर वाली परत कैसी होगी? वर्तुल पेशियों के समान, गोलाकार। वर्तुल मतलब वृत्त के समान पेशियां पाई जाएगी इसकी। कैसी पेशियां पाई जाएगी? वृत्त के समान। तो ये दोनों स्तर क्या कहलाएंगे? एक तो ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला। बाहर वाला अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। और नीचे वाला जो पेशी स्तर होता है, अंदर वाला जो होता है, इसे कहते हैं वर्तुल पेशी स्तर। वर्तुल पेशी स्तर। इन दोनों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? बाह्य पेशी स्तर। बाह्य पेशी स्तर, ठीक है। तो पहली परत कौन सी थी? गर्शिका की पहली परत कौन सी थी? शिरोसा। दूसरी परत कौन सी है? बाह्य पेशी स्तर। बाह्य पेशी स्तर में कितने स्तर पाए गए हैं? 2 स्तर। कौन कौन से हैं? बाह्य तो अनुदैर्ध्य, और आंतरिक कौन सा है? वर्तुल पेशी स्तर, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो लेयर आती है वो होती है सब म्यूकोसा। कौन सी होती है? सब म्यूकोसा परत होती है। कौन सी परत होती है? सब म्यूकोसा परत। ये अधश्लेष्मिका कहते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है? अधश्लेष्मिका। अधश्लेष्मिका, अधश्लेष्मिका, ठीक है। सब म्यूकोसा। तीसरी परत का नाम क्या है? अधश्लेष्मिका। अब इसकी विशेषता क्या है? अधश्लेष्मिका की विशेषता क्या होती है? अधश्लेष्मिका की विशेषता ये होती है कि इसमें एक तो रक्त वाहिनियां पाई जाएगी, एक इसमें लसिका वाहिनियां पाई जाएगी, ठीक है, एक इसमें तंत्रिका तंतु पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? तंत्रिका तंतु पाए जाएंगे। इसके अलावा कोलेजन तंतु भी इसमें पाए जाते हैं। कौन से तंतु भी पाए जाते हैं? कोलेजन तंतु भी इसमें पाए जाते हैं। तीसरी परत का नाम होता है अधश्लेष्मिका। अधश्लेष्मिका के अंदर रक्त, लसिका, तंत्रिका तंतु और कोलेजन तंतु इस स्तर के बीच में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर इनका काम क्यों पाए जाते हैं ये अधश्लेष्मिका के अंदर? स्वाभाविक सी बात है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी पेशी कोशिकाएं हैं उनको क्या चाहिए? पोषण चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो उसके अंदर कुछ एनर्जी देने वाला पदार्थ होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगी, वसाई होगी। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन किसमें मिलते हैं? रक्त के अंदर। रक्त लेकर के आएगा और इन कोशिकाओं को वितरित करेगा ताकि ये कोशिकाएं जीवित रहे और अपना कार्य करता रहे, जिससे ये जो गर्शिका है वो नियमित रूप से अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। लसिका, लसिका के अंदर विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं, ठीक है। WBC की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त तो वसा कणिकाएं भी इसके अंदर होती है ताकि इसके आवरण को सुदृढ़ बनाया जाए। तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि
तंत्रिका तंतुओं के द्वारा ही इनको संवेदनाएं, इनको सूचनाएं मिलती है, जिससे भोजन के निवाले को आगे की ओर ले जाया जा सके। ठीक है, कोलेजन तंतु इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई घर्षण न हो, इनकी पेशी कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का या एक परत का दूसरे परत के साथ कोई भी घर्षण न हो, इसलिए कोलेजन तंतु इनके अंदर पाए जाते हैं। अब पहली परत तो ये सिरोसा, दूसरी कौन सी आ गई, बाह्य पेशी स्तर, तीसरी कौन सी आ गई, अधश्लेष्मिका। अब गर्शिका के अनुप्रस्थ काट के अंदर आंतरिक चौथी परत कौन सी होती है, आंतरिक चौथी परत होती है श्लेष्मिका। कौन सी होती है, श्लेष्मिका बोलते हैं इसको, श्लेष्मिका, श्लेष्मिका। इसका आवरण किसका बना होता है, लेमिना प्रोपिया, विशेष रूप नाम दिया गया है लेमिना प्रोपिया। इसकी परत को क्या नाम दिया गया है, श्लेष्मिका का नाम क्या दिया गया है, लेमिना प्रोपिया। कई बार प्रश्न आता है कॉम्पिटिशन्स के अंदर, लेमिना प्रोपिया कहाँ पाई जाती है, गर्शिका में लेमिना प्रोपिया कहाँ पाई जाती है, श्लेष्मिका का नाम दिया गया है, दूसरा क्या नाम है, लेमिना प्रोपिया। और लेमिना प्रोपिया ये एक विशेष प्रकार की ही परत होती है, इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, इस स्तर में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, श्लेष्म ग्रंथियां, यानी कि कोशिकाओं का छोटा छोटा समूह होता है जो किसका स्त्राव करता है, श्लेष्मा का। किसका स्त्राव करता है, श्लेष्मा का स्त्राव करता है। ठीक है, किसका स्त्राव किया जाता है, श्लेष्मा, चिकनी द्रव्य का, जिससे ये आंतरिक आवरण क्या रहे, अंदर वाली जो गुहा है इसकी आंतरिक स्तर क्या रहे, चिकनी रहे, और भोजन का निवाला इस गुहा से चिपके नहीं और भोजन आसानी से अंदर की ओर जा सके। ठीक है, अमाशय की ओर अग्रसर हो सके, यहाँ से अमाशय के अंदर आ सके। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक बार फिर बता देता हूं मैं चारों परतों के बारे में। सबसे पहले अपने अनुप्रस्थ काट की बात की थी, गर्शिका के अनुप्रस्थ काट के अंदर बाहर से लेकर के अंदर तक दीवारों का अध्ययन करेंगे, भित्तियों का अध्ययन करेंगे, जहां तक गुहा है। ये जो बची हुई स्थान है ये गुहा हो गई। अब क्या हो गई, गुहा हो गई, एक खाली स्थान हो गया जिससे भोजन का निवाला अंदर तक आसानी से जा सके। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है इस परत को कहते हैं सिरोसा। ठीक है, दूसरी परत कौन सी है, बाह्य पेशी स्तर है। ठीक है, बाह्य पेशी स्तर में अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, वर्तुल पेशी स्तर, इनके संकुचन से ही, इनके संकुचन और स्तीलन से ही कर्माकुंचन गति आती है। इसके अंदर कौन सी गति आती है, कर्माकुंचन गति। ठीक है, कर्माकुंचन गति किसे कहते हैं, एक बार फैलना और एक बार सिकुड़ना। ठीक है, एक बार फैलना और एक बार सिकुड़ना। बार बार फैलने और सिकुड़ने से भोजन का निवाला यहाँ से, ये जो पेशी स्तर है दोनों ओर का जो पेशी स्तर होता है चारों ओर से ये संकुचन और स्तीलन करता है, जिससे ये कभी फूलती है कभी सिकुड़ती है, कभी फूलती है कभी सिकुड़ती है, जिससे भोजन का निवाला क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, अर्थात नीचे की ओर जाता है और अमाशय में गिर जाता है। यदि कर्माकुंचन गति न हो तो, कर्माकुंचन गति न हो तो क्या होगा कि आपने भोजन को निगल लिया, निगल द्वार से क्या कर लिया, हमने भोजन को निगल लिया। यहाँ पर निगल द्वार है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर निगल द्वार है, हमने भोजन को क्या किया, यहाँ से निगला, निगलते ही यहाँ पर कर्माकुंचन की गति नहीं हो रही है तो स्थिलित पड़ी हुई है, आराम से आई है, तो भोजन का निवाला यहीं पर रुक जाएगा। दोबारा भोजन ग्रहण करेंगे, दूसरा भोजन का निवाला लेंगे, वो इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब 2 या 3 निवाले होंगे वो यहीं पर रुक जाएंगे, अंदर का कार्य तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्माकुंचन गति होती है, ये कर्माकुंचन गति कौन प्रदान करते हैं, ये दोनों पेशी स्तर प्रदान करते हैं। इनको सूचनाएं कौन देता है, तंत्रिका तंतु देते हैं, जिसके द्वारा ये कर्माकुंचन गति को आगे की ओर बढ़ाते हैं और भोजन के निवाले को अमाशय की ओर धकेलते हैं। ठीक है, अभी विशेष पॉइंट ये है कि गर्शिका के अंदर चारों परतों के नाम बताइए, कौन कौन से हैं 4 परतें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने चारों परतों की। गर्शिका को एक बार मैं रिटर्न में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको, शायद तक आपने अनुप्रस्थ काट का विस्तृत अध्ययन कर लिया होगा। सबसे पहला है शिरोशास्त्र, ठीक है, दूसरा है बाह्य पेशी स्तर। बाह्य पेशी स्तर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। एक तो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, और दूसरा है वर्तुल पेशी स्तर। ठीक है, तीसरा आता है अधश्लेष्मिका। तीसरा स्तर कौन सा आता है, अधश्लेष्मिका। ठीक है, और चौथा जो स्तर आता है वो कौन सा आता है, गर्शिका का श्लेष्मिका। ठीक है, आसानी से इसका एक टीएस में बना देता हूं,
दोबारा और देख लो अपने, ताकि आपके ये दिमाग में नहीं रहे कि हमें समझ में नहीं आया, फिर अपने क्लास लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि यदि आपको समझ में आ रहा है तो ही अपने लिए सही है, तभी मैं अपने आप को जो समझाया हुआ कार्य है वो पूर्ण मानूंगा। ठीक है, सबसे बाह्य स्तर की बात करें, इस तरह की एक हमारे पास गर्शिका है। ठीक है, यहाँ पर अपने आमाशय की संरचना बना दी। ठीक है, तो बाहर से लेकर के अंदर तक की बात कर रहा हूं मैं। बाह्य स्तर हो गया शिरोसा, जो प्रत्यास्थ संयोजी ऊतकों का या तंतुओं का बना होता है, जिससे सिकुड़न भी हो सके और फिर रबड़ की तरह खींचेंगे तो खींच भी जाए और आराम से भी करें तो वापस स्थिलित अवस्था में, पूर्व अवस्था में आ जाए, जिसके कारण वो कर्माकुंचन की गति हो सके। ठीक है, कर्माकुंचन की गति गर्शिका के अंदर हो सके। शिरोसा के बाद में जो स्तर आता है, बड़ा कर लेता हूं क्योंकि 2 स्तर है ना उसके पेशी स्तर के, तो ये कर लिया पूर्ण पेशी स्तर, ये हो गया पेशी स्तर। ठीक है, जिसमें अनुदैर्ध्य और वर्तुल दोनों पेशियां पाई जाती है। तीसरा जो स्तर है, इस स्तर का नाम दे दिया मैंने अधःश्लेष्मिका, जिसके अंदर रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिका तंतु और कोलेजन तंतु इसमें पाए जाते हैं। और आंतरिक जो स्तर होगा एकल लेयर का, वो कौन सा होगा? श्लेष्मिका, जिसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है और श्लेष्मा का स्त्राव होता है। आगे बात समझ में। और इसके बाद में श्लेष्मा के स्त्राव के द्वारा इसकी आंतरिक परत है वो चिकनी बनी रहती है और जिससे भोजन का निवाला आसानी से आगे की ओर अग्रसर हो जाता है। गर्शिका के अंदर कर्माकुंचन गति पाई जाती है और गर्शिका में कर्माकुंचन गति के द्वारा ही भोजन का निवाला आसानी से गर्शिका से होता हुआ आमाशय में प्रवेश कर जाता है। अब हमारा आगे का जो अंग है, विशेष अंग है, वो कौन सा है? आमाशय। आमाशय के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।